तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द पिच परफेक्ट शो में। भैया इंडिया और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज ना शुरू हो चुकी है। काफ़ी ही डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट रही अगर आप इंडिया के फ़ैन हैं, और वहीं अगर आप न्यूजीलैंड के फ़ैन हैं ना तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, क्योंकि भैया न्यूजीलैंड ने भारत की धरती पर 36 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीता है। लॉन्ग टाइम। तो आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखते रहिए द पिच परफेक्ट शो। इससे पहले इंट्रो सुन लो जी। पाजी 36 साल बाद डिसअपॉइंटिंग नजर आ रहे हो? हाँ, क्योंकि डिसअपॉइंटिंग तो होगी ना पाजी। आप ने कमबैक कर ली थी, और जब आप या तो 46 पे आउट होने के बाद वो ड्रास्टिक हमारे साथ दोबारा हुआ, वो होने के बाद, या तो फिर ये था एक तरफा हार जाते हैं, चलो भाई ठीक है। आपने कमबैक की और शानदार कमबैक की। उसमें एक से एक खिलाड़ी के परफॉर्मेंस है, मतलब कुछ ये वही है ना। मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग हूँ। मैं कल टी तक यही सोच रहा था कि यार मज़ा आ जाएगा इंडिया अगर 500, 550, 600 रन मार देगी। 300 की भी लीड दे सकती है इंडिया, जिस तरीके की विकेट चल रही है, जिस तरीके का बैटिंग परफॉर्मेंस कर रहे थे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। सडनली वो 402 पे 3 थे पाजी, और सडनली वो कोलैप्स हो गया। पाजी सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ तो यही हो रही है ना कि आप पहली इनिंग लीजिए, आप पहली इनिंग में 46 पे नई बॉल, जहाँ पिच में थोड़ा मदद थी, आप 46 रन पे कोलैप्स हो गए। सेकंड इनिंग्स में जहाँ तक पिच के साथ कोई मदद नहीं थी, न्यू बॉल कोई हरकत नहीं कर रही थी, आपने इतने शानदार खेला, आप 400 रन तक बढ़िया खेल के गए। उसके बाद सेकंड न्यू बॉल आई, उसमें थोड़ी मदद हुई, उसके बाद फिर आप 62 पे आपने 7 विकेट गंवा दिया आपने। मतलब आप देख रहे हो मतलब अमूमन हमारे साथ ये बहुत होता है कि हम लोग बहुत स्ट्रांग पोजीशंस में होते हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या होता है कि गुच्छों में ही जाते हैं हमारे विकेट। पता नहीं क्या होता है ऐसा कि मैंने कई बार देखा है इंडिया को ऐसी सिचुएशंस में आते हुए कि वो अच्छी खासी स्ट्रांग कमांडिंग पोजीशंस में है, उसके बाद सडनली पता नहीं ऐसा कौन सा फूक सी मार दे अपोजिशन टीम के पत्तों की तरह झड़ जाती है पूरी की टीम। बिल्कुल ऐसी सूखे पेड़ पे जैसे पत्ते लगे हुए होते हैं। मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग था। कमिंग बैक टू दी 46 वाज द क्या है ये? क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो ट्वीट किया था 46 इज द न्यू 36 मजे ले रहे हैं। हाँ, वो और लेंगे ही भैया, क्योंकि इतनी खराब परफॉर्मेंस है भैया। मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि इसमें बहुत शाबाशी देने वाली चीज़ है, या ये चलो ठीक है इसको बोल सकते हैं कि यार कोई बात नहीं। मतलब ये सोचने मंथन करने वाली चीज़ है भाई, ये 46-36 पे ही क्यों तुम्हारी सुइयाँ अटकी हुई, यहाँ ऐसा कौन सा वो है। और सबसे बड़ी बात ये है, अनडाउटेडली रोहित शर्मा इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, बट पाजी चाहे वो कप्तान हो चाहे कुछ भी हो, वो क्रिटिसिज्म तो उन्हें लेना पड़ेगा कि उन्होंने क्या सोच के, मतलब WTC फाइनल याद है आपको? वो डिसीजन भी कुछ अटपटा था। ओवर कास्ट कंडीशंस हैं, पिच हो सकता है वो फ्लैट हो, भैया विल बॉल फर्स्ट। और ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ तो पहले दिन ही वो पूरा मैच उनसे दूर ले गए, 300-350 रन ठोक दिए उन्होंने। क्योंकि हम कितना ही कह रहे हैं कि टीम सऊदी ने 65 रन की वो पारी खेली आके लास्ट में आके, हम कितना ही कहते हैं कि हमने फिर भी उन्हें रोक लिया था, हमने उन्हें कैसे भी करके कर लिया था लेकिन वो जो 46 रन है ना पाजी, वो इतने कम थे कि हम पहले दिन ही बाहर हो चुके थे। 46 के 86 होते, 146 होते, तब भी मुझे लग रहा था कि हाँ ये टेस्ट मैच भारत की पकड़ में आ जाता। हाँ, भारत की पकड़ में आ जाता, और कॉन्फिडेंस वहीं से एक लो हो गया था। वहीं से एक, हालांकि बहुत एलीट पारी खेली सेकंड इनिंग में सरफराज खान और पंटास्टिक ने। मतलब सरफू भैया ने तो खैर मजा ही बांध दिया, और पंटास्टिक ने जो वो छक्का मारा ना आउट ऑफ द पार्क, एनॉर्मस, टक आवाज आई, टक। मैंने कहा भाई ये केएल राहुल का रिएक्शन ऐसी था, यूं देख रहा था, छक्का गया, फिर पंत की तरफ यूं देखा, किसका, फिर स्माइल करने लग गया, केएल राहुल का और ग्लेन फिलिप्स पाजी अगर पहली इनिंग पे आए हम 46 रन के बाद, आप एक बंदा है विलियम ओरुक, पाजी मेरा तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा उसे। मैंने भी भाजी क्या मतलब क्या बंदे लाते हैं यार ये गोरे लोग, वही ना, ये साले पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाते हैं। क्या इनके पास इससे पहले काइल जेमिसन था इन पे, वो भी 6-2 6-5 का ही था, लंबा था।
ऑस्ट्रेलिया के पास कैमरन ग्रीन है, लंबा था, स्टार्क भी लंबे ही हैं, फिर ये दोबारा इन पे विलियम ओरूका है। मतलब पाजी कितनी हाइट का वो था और लग नहीं रहा था भागता हुआ आगे यार ये कुछ ठीक है, लेकिन उसने जो राइज करा रखी थी बॉल उसकी जो ऑकवर्ड बाउंस कहते हैं ना, कैरी हो रहा था पहली इनिंग में। मैं बताऊं, मेरा एक दोस्त था, वो चिन्ना स्वामी में मैच देख रहा था, बेंगलोर में ही जॉब करता है। हाँ। मैं उससे यही पूछ रहा, भाई क्या हो रहा है, ये बॉल उड़ कैसे रही है इसकी? मतलब गुड लेंथ की बॉल उड़ के कीपर यहाँ कैरी कर रहा है, और जबकि गीला विकेट है, गीला विकेट है, तभी हालात थे। तो मतलब पूरी सीरीज में मजा आने वाला है भैया ये, क्योंकि अब तो लाल मिट्टी पे है अगले मैच तो लाल मिट्टी में। अगला मैच कहाँ है? अगला मैच पुणे में है और उसके बाद मुंबई में। हाँ, तो दोनों लगभग आसपास ही हैं और मजा आने वाला है। रनों की बारिश भी होगी और बाउंसी विकेट भी मिलेंगे आपको। 4 विकेट लिए पाजी रूप ने और पंजा खोला हेनरी ने पंजा को। अरे पाजी बस फर्स्ट इनिंग को स्किप कर दो प्लीज। चलो स्किप कर देते, आ जाते हैं न्यूजीलैंड की फर्स्ट इनिंग पे आए या इंडिया की सेकंड इनिंग पे? नहीं, न्यूजीलैंड की बात करनी चाहिए। न्यूजीलैंड में सबसे बड़ी बात बनती है करने की, वो है रचिन रविंद्र, बॉर्न इन बेंगलुरु। मतलब क्या शानदार पारी खेली है पाजी। जो भी वो शॉटे खेल रहा था ना, वो क्लीन हिट लग रहे थे, मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो मिस हिट है, कत्ती का है या वैसा है। जो भी उसने शॉट खेले फर्स्ट इनिंग में, आप और हम साथ मैच देख रहे थे बैठ के, तो एक आखिरी के जो वो उनकी जो पार्टनरशिप थी टिम साउदी के साथ, वो तो बहुत ही एलीट थी। वो तो ऐसा लग रहा था बल्ले पे लगती है तो चौका है, छक्का है, तिग्गा तुग्गा कुछ तो था ही, और पंजी ऐसी पारी थी बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात मुझे पूरी न्यूजीलैंड की क्या लगी, आप कॉनवे ले लीजिए, विल यंग, रचिन रविंद्र, इनका ये लग रहा था कि ये बॉल पे ना बल्ला फेंक नहीं रहे हैं। हल्का मुझे थोड़ा अपनी पारी में लगा कि हम थोड़ा वो जल्दबाजी कर गए पहली इनिंग में। पहली इनिंग में पाजी अगर वो जैसे 30 ओवर के ऑलराउंड वो आउट हो गए, हम अगर वो कहीं ना कहीं वो खेल जाते ना थोड़ा 2-3 विकेट के नुकसान पे भी 30 ओवर निकाल देते ना वो टेस्ट मैच। वो कहते हैं ना कि पहला पीरियड टेस्ट मैच का हमेशा ट्रिकी होता है नई बॉल से। पहला पीरियड होता है, फिर वो लंच से पहले के 10-15-20 मिनट ट्रिकी होते हैं, लंच के बाद के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारा बल्लेबाज का ही बना हुआ है कि मारते ही जाओगे आप या अटैक करते जाओगे। आपको इज्जत तो थोड़ी बहुत तो देनी ही पड़ेगी, थोड़ी ना कि 6 घंटे तमी राजा बने बैठे, तमी कंडीशंस को तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि सामने वाला तो, और उसको कैश इन भी कर लिया फिर उन्होंने। लेकिन पाजी उसके बाद भी इंग्लैंड ने 402 बनाए। मुझे नहीं लगता था कि 402 बहुत बड़ा स्कोर। 237 पे पाजी 7 विकेट थे न्यूजीलैंड। उसके बाद पाजी जो बुनी है पारी, 233 पे 7 थे पाजी, और फिर जो 8वां विकेट गिरा वो 370 पे रह गिरा पाजी। तो देखो ना आपने कहाँ से कहाँ दे दिया, क्वेश्चन कितना बढ़ गया उनके लिए। मतलब तकरीबन शायद मैं मानता हूँ ये 140 रन की पार्टनरशिप आपने किसी को बनवा दी साथ में, तो पाजी 140 तो मतलब शुरुआती बल्लेबाज नहीं बना पा रहे, इनके तो निचरले बना गए। तो वो हमारे लिए वहाँ मेन पॉइंट था पाजी के बॉलिंग में स्पिनर्स वाला विकेट तो था नहीं कि स्पिनिंग ट्रैक वाले हों। अश्विन जडेजा को इतनी मदद नहीं थी पाजी, लेकिन मदद नहीं थी। लेकिन ये तो था ना कि उसमें अगर आप देखो ग्लेन फिलिप्स अच्छी बॉल डाल रहे थे, लग रहा था ग्लेन फिलिप्स को डालते हुए, क्योंकि उन्होंने लाइन थोड़ा ये भी था ना कि पाजी कि आपको पिच समझ के डालना था। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं वहाँ स्पिनिंग नहीं मिलता है तो वहाँ लाइन टू लाइन डालते हैं, थोड़ा ये भी था ना थोड़ा देखने का रविंद्र जडेजा और अश्विन से कि वो कितना कंट्रोल करके डाल रहे हैं बॉल। और उसी में कुलदीप यादव भी थे। कुलदीप यादव भी मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा उनके ऊपर, मतलब वो फीके दिखे हैं अश्विन और जडेजा के सामने। या आप दूसरा ये कह सकते हो कि हम अश्विन जडेजा अपने दिमाग में चला रखा था तो केड़ी दिखा, मतलब उस तरीके से बिल्कुल पाजे। फर्स्ट इनिंग जो मैं यही कहूँगा कि ये टेस्ट मैच अगर ओवरऑल एक समरी करें तो इसमें ये था कि जो गलत हो सकता था वो गलत हुआ भारत के लिए, बहुत गलत हुए पाजी। मैं ये कह रहा हूँ अगर हम छोटी छोटी चीज़ें भी उठा के देखें तो मिस फील्डिंग कितनी हुई स्टार्टिंग में, कैचेस कितने ड्रॉप हुए, एक स्लिप में ही हो, और वहीं आप कैचेस भाई साहब मैं ये इस बात पर आने वाला था। ये क्या न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तो मैं कहूँगा हाल ही में इतना फील्डिंग में सिमिलर ही है, लेकिन ये 3 टीम्स बम विस्फोट। और बाजी उनके खिलाड़ी वो जो ग्लेन फिलिप्स, वो तो सुपरमैन है, उसको टैग दे रखा है ऑनलाइन में सुपरमैन, वो सुपरमैन है ही। पाजी उसको फर्क नहीं पड़ता, चोट चाट मेरे कुछ ही लग जाए
लोहे तो का ऐसा बनाया लग रहा था जैसे वो हम खेलते हैं ना, लड़के लोग बढ़िया वो करते हैं, बॉल फेंक पूल में, मैं कूद के पकड़ूंगा। हाँ, वो तो ऐसे ही लग रहा था कि पूल में कूद रहा है वो बंदा। लिटरली वो ऐसा ही था भाई। वो देख के ऐसा लग रहा था कि ये बंदा बल्लेबाजी करवा लो, बल्लेबाजी में काम आ जाए, बॉलिंग करवा लो, बॉलिंग में, विकेट कीपिंग भी करता है बंदा, विकेट कीपिंग और भी फिर करता फील्डिंग है, तो फील्डिंग भी और ये तो ऑलराउंड प्लेयर है। और ऑलराउंड प्लेयर है भाई। एक मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में उसने कैच पकड़ा था ऑस्ट्रेलिया में ही, वो भाग के आया और डीप कवर पे पकड़ा था। वो तो भाई बंदा तो ये नेक्स्ट लेवल है ही पाजी। नहीं, ये बात तो है कि बंदा नेक्स्ट लेवल है पाजी। अगर हम दूसरी इनिंग से मैच जो हमारा बनना शुरू हुआ इंडिया के लिए, दूसरी इनिंग जब आए तो 400, तो हम 300 रन हम पीछे थे, तकरीबन पीछे थे, 450 के करीब हम पीछे थे पाजी। वहाँ से आपकी और मेरी कंटिन्यूटी में यही बात चल रही थी कि हमारे जो फ्रेंड हैं हिमांशु, उनसे भी यही बात चल रही थी कि कितने रन और कितने विकेट पे काम चलेगा। आपने कहा, कहने का 3 विकेट आतिम भाई गिर जाए और ये वो हो जाए, लेवल पे आ जाए, ट्रेल उतर जाए, लीड उतर जाए। और अगर भारत ने 2-3 विकेट खोए तो ऐसा हाँ ठीक है कि भारत एक अच्छा टारगेट दे देगी। और यही हुआ पाजी। लेकिन जैसे पाजी उसके बाद देखो ना, जब हमने लीड उतार दी, तकरीबन 50-60 रन की लीड दे चुके थे, जब हमारे पे वो आ गया था कि न्यूजीलैंड से मैच छीन लिया है हमने, कि न्यूजीलैंड के दिमाग में वो चल रहा होगा कि भैया अब ये पलट सकते हैं गेम। फिर जाने दे दिया। दुख मेरे को इसी चीज का है, मैं टूट ही ले रहा हूँ कि यार 62 पे 7 विकेट खोए हमने जो, वो जो 62 पे एकदम। क्योंकि मुझे दुख एक और इस चीज का है पाजी, अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता रहा था ये बात कि इंडिया का कुछ नहीं पता कि ये तो कभी मुझे भी यार मुझे याद है आपने कहा था कि जब मैं बात कर रहा था कि आप मेरे से कह रहे थे उस टाइम, मेरे ख्याल से ताज़े सरफराज खान आउट हुए थे, ताज़े सरफराज उसके बाद। हाँ, तो फिर आप मेरे से कह रहे थे कि गौरव कुछ नहीं पता, हो सकता है ये मैच आज शाम ही खत्म हो जाए। और पाजी वो ठीक है, वो ख़त्म ही था वो मैच लगभग। इंडिया ने पता नहीं क्या कैसे कर दिया। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, सरफराज खान बहुत शानदार खिलाड़ी है, पर मुझे लगता है कि आजकल की हमारी जो एक यंग खिलाड़ी आ रहे हैं, सरफराज, ध्रुव, ऋतुराज, कई खिलाड़ी आ रहे हैं पाजी, मुझे लगता है कि 150 के या 100 के है। तो देखो, सरफराज बहुत बड़ा खिलाड़ी, बहुत बड़े रन मारता है डोमेस्टिक क्रिकेट में। जब वो 100 मारते हैं तो 200-300 वो मारते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ा सा डिफरेंट है। वो उस मौके पे वो शॉट नहीं बनता था। वो न्यू बॉल जब आई ना, वो सऊदी आ रहे थे, वो अवे आउट स्विंग करा रहे थे, तब सरफराज ने बल्ला फेंकना शुरू कर दिया था। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि सरफराज के दिमाग, हालांकि ऋषभ पंत एक्सपीरियंस थे, वो बार बार जा भी रहे थे सरफराज से बात करने कि तू फालतू की भसड़ मत फैला और तू चुपचाप खेलता जा, क्योंकि बड़ा भाई छोटे को ऐसे ही लेके चलते हैं, तू फालतू काम मत कर, तू भी और 50 रन मार ले, उसके बाद देखेंगे, हमारे पास वो 100 रन का कुशन दिखेगा ना हमें, तो हम फिर इजीली, कोई बात नहीं, फिर मजा भी, रिस्क लिया भी जाएगा। लेकिन सरफराज जैसे ही 80 ओवर हुए और बॉल नया आया, तो सरफराज थोड़ा बहुत ये थे कि नया बॉल बैट पे लगे, वो टक की आवाज़ आए, वो चौके चले जाएं, और वहीं टीम सऊदी द लेजेंड वो समझ गए थे, वो कूल आके वो बंदा, मतलब उसने कुछ नहीं किया कि अगर ये मारने सोच रहा है मैं तो स्लो डालूं, कुछ नहीं, अपना आगे डालता रहा, एक ही लेंथ पकड़ के वो स्टिक आउटस्विंग कराते रहे, वो चौथे 5वें स्टंप से सरफराज कल लग ही रहता है, वो ट्राई कर रहे हैं कि भाई मारू, एक आधी बाउंड्री आ जाए, मतलब वो बाउंड्री का एक उनको प्रेशर था, बाउंड्री के चक्कर में 150 पे विकेट खोना पाजी इज नॉट अ गुड थिंग। और यहीं पे फिर ना मुझे वो याद आती है कि यार, फिर हम इसी से बात करते थे ना कि भाई पुजारा जैसा टेस्ट मैच, कि यार कितने ही मार दूं अपना विकेट ना, वो विकेट की जो कीमत, कि सामने वाला के लिए तो एक बॉल विकेट बस वही है ना, वही है, मेरे लिए तो उसको बचाना है विकेट को। तो वो मुझे वो खटका के सरफराज फैंटाबुलस सब कुछ बहुत शानदार, बढ़िया, लेकिन पाजी वहाँ पे वो उसमें आके, क्योंकि मुझे याद है एक बार मैं भी जब बैटिंग कर रहा था तो चीनी आया था मेरे पास, उसने हालांकि तो उसने मुझे बताया, कहने लगा आतिम भाई बल्लेबाज वही है जो अपना विकेट बचा के चले और बड़ी इनिंग खेले, बड़ा नॉक खेले। जवालापुर में खेल रहे थे, मैं और चीनी साथ में खेल रहे थे, चीनी का शायद शतक आया था और मेरे 70-80 एक रन थे, तो चीनी ने मुझे ये बात दी थी, तो मुझे वो दिमाग उस टाइम, क्योंकि ऐसा होता है ना पाजी, हम खेल रहे हैं, जब सिचुएशन एसेस करते हैं ना तभी पता चलता है, तभी पता लगता है। सही तो मुझे वो ये बात, लेकिन उनके आसपास जो है ना, उनके फादर हो गए, उनके जो सीनियर्स, बहुत अच्छा ग्रुप है, गौतम गंभीर वगैरह, जरूर इम्प्रूव। सरफराज को खुद लग गया होगा कि ये मैंने गलत कर दिया, सीखेंगे, नए प्लेयर है, सीखेंगे।
एक जब हम आई गए हैं सरफराज तक तो मेरा इर्द गिर्द अब क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट हो चुके हैं फिलहाल सरफराज खान, आज से तो मतलब वो ये समझ रहा हूँ मैं किधर को आ रहे हो, समझ रहे हो तो पाजी कर्नाटका के लोकल लैंड पे आ रहे हो आप। क्या करें पाजी, उसने घर में ही नहीं कुछ करो तो बाहर वालों में जाके क्या करेंगे। अब सवाल या निशान तो खड़े होंगे ना, क्योंकि ऐसा है ना, प्रिंस को तो नहीं बाहर बिठा सकते आप, ये प्रिंस को आप बाहर बिठा दोगे ऐसा तो नहीं है ना। या आप ये भी नहीं कह सकते कि अब ऋषभ पंत की चोट लग गई है। वैसे तो केएल राहुल ने स्टेटमेंट दे दिया था कि मैं अब कीपिंग नहीं करूँगा कंप्लीटली, लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सॉरी पर बीसीसीआई को पता नहीं है ऐसा केएल राहुल से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्या है मालूम नहीं। वो हो सकता है ये भी कह सकते हैं कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, अगर ऋषभ पंत चोटिल है और सरफराज को भी खिलाना है तो केएल कर लेंगे कीपिंग, क्योंकि बीसीसीआई का कुछ नहीं पता। सरफराज माफ़ कीजिए, राहुल के साथ यही होता आया है, उसे कहीं पे भी खिला दिया है। मुझे लगता है पाजी कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में उनके डाउनफॉल का यही रीज़न रहा है कि टेस्ट में उनके पोजीशन की कोई सर्टेनिटी नहीं रही है। जैसे ओडीआई में तो उन्हें पता है कि हाँ एक टाइम बाद कि अब गेल और रोहित वो कर रहे हैं तो मुझे वो चौथे पाँचवें नंबर के ही अराउंड खेलना है, लेकिन टेस्ट में वो आए, शुरू में वो एज अ ओपनर आए, फिर विकेट कीपिंग करे, फिर मिडल ऑर्डर में, फिर जब क्या नाम है आपको याद होगा शुभमन गिल इंजर्ड हुए थे, इंग्लैंड की सीरीज़ में उन्होंने ओपन करा, साउथ अफ्रीका में उन्होंने ऊपर खेला था। तो उनका यही है कि अगर ओपनर अवेलेबल नहीं है टीम ने ओपन करा दिया, वरना नीचे ही। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पाजी ना, केएल राहुल 32 साल के हैं, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा उन्हें टाइम ऑफ लेना चाहिए, थोड़ा उन्हें किसी कोच के साथ या सीनियर के साथ थोड़ा कंसल्ट करना चाहिए कि मैं अपना स्टाइल क्या रखना चाहता हूँ खेलने का। क्योंकि एज अ व्यूअर हमें नहीं पता है कि भैया इनका गेम प्ले है कैसा, ये कैसा खेलते हैं, रोक के खेलना चाहते हैं, मार के खेलना चाहते हैं। बिल्कुल मतलब जब केएल राहुल का अब नाम आता है तो दिमाग में आता है कि यार ये तो डेड कर देगा गेम आके। हाँ अब, और वरना एक टाइम ऐसा था कि भाई केएल राहुल फ्लिक मारे, ये मारे, केएल राहुल आते ही स्कोर लाइन। बहुत ज़्यादा फर्क दिखाया पाजी। मतलब आपने बात किया 32 साल, माफ़ कीजिए केएल राहुल कोई ख़राब बल्लेबाज नहीं है, उन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन बस वो भी पता नहीं क्या उनके थ्रू जारी हैं सारी चीज़ें, क्योंकि पाजी 53 टेस्ट खेले हैं, 53 टेस्ट खेले हैं पाजी। यही लगता है अब तो यार कहीं ना कहीं वो थोड़ा साइकोलॉजिकल ब्लॉक लग रहा है कि ये 100% या तो वो आप ऐसा कर दो ना कि भैया ठीक है, अगर आपको मिडल ऑर्डर नहीं सूट कर रहा है तो देखो ठीक है, आप कह दो कि यार मिडल ऑर्डर नहीं खेलना चाहता हूँ, मैं ओपन करना चाहता हूँ। उस बारी में अगर टीम में जगह नहीं मिल रही है आप डोमेस्टिक में ओपन कर लो। लेकिन एक अपना ना बहुत बुरा लगता है कि यार प्लेयर का करियर ना ग्राफ, जो इतना टैलेंटेड ग्राफ है उसका इतना गिरते जा रहा है ना। आपने ऑर्डर की बात की अभी, तो इस मैच में शुभमन गिल नहीं थे तो एक ऑर्डर पे भी थोड़ा सा डिस्कशन चला, बीच में कॉन्वर्सेशन आई सोशल मीडिया पे कि केएल राहुल मतलब विराट कोहली जिस डाउन पे खेलते हैं वो उसी पे खेलते, केएल राहुल ऊपर आ सकते थे। और कहीं ना कहीं लगता भी है मुझे शायद कि ये एक चूक हो गई कि केएल शायद थियोरेटिकली क्योंकि केएल राहुल ना तो 6 पे कर दे, क्योंकि 6 नंबर पे खेलना उनके लिए भी तो एक अनजस्टिफाइड है ना टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में टेलेंडर्स के साथ खेलना एक आर्ट होती है। हाँ बिल्कुल, बेन स्टोक्स को बहुत अच्छे से आती है। ऋषभ पंत मेरा मानना है कि टेलेंडर्स के साथ काफ़ी अच्छा खेलते हैं, पुजारा काफ़ी अच्छा खेलते थे। बिल्कुल। तो मेरे तो पाजी अगर मेरे से पूछोगे मेरी प्रेफरेंस यही है कि केएल राहुल टेस्ट में एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन ही मैं देखता हूँ। तो अब आप जैसे प्रेफरेंस दे रहे हो और इस मैच में केएल राहुल का कोई स्कोर नहीं है लगभग, और बहुत अच्छी फैंटाबुलस पारी फिर सरफू भैया ने खेल दी। तो पाजी अगले मैच में क्योंकि प्रिंस आने वाले हैं, बिल्कुल सवाल ये था मेरा स्टार्टिंग में कि आप किसको बाहर बिठाओगे या क्या करोगे, क्या केएल खेलेंगे? सरफराज ने इतनी अच्छी पारी खेल दी और इतने अच्छे लगे ना कि वो कहीं ना कहीं किसी को तो बाहर बैठना ही पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि केएल राहुल इज गोइंग टू बी सिटिंग इन द डग आउट नेक्स्ट मैच में। पर ठीक है पाजी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है क्योंकि मैनेजमेंट, सरफराज सीनियर खिलाड़ी और राहुल, फिर ये सब जब मिसअप हो जाता है, क्योंकि सरफराज के साथ, सरफराज माफ़ कीजिएगा 1 मिनट लूँगा मैं, सरफराज ने ये छीना है मौका, छीना है बिल्कुल। सरफराज को तो बैकअप पे मिला है मौका, सरफराज को बैकअप पे मिला है मौका। हालांकि इंग्लैंड का वो दौरा, वो भी बैकअप पे ही आए थे, तब भी बैकअप ही आए थे, पता नहीं किसके आए थे, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, तब भी बैकअप ही आए थे, तब प्रूफ किया था उन्होंने, अब फिर प्रूफ किया। मतलब सरफराज ये हैं, सरफराज को मौका मिल रहा है। एक तो वो होता है ना दरवाजा तोड़ दो, ये दरवाजा तोड़ नहीं रहे, दरवाजे पे वो TNT लगा के दरवाजा फोड़ ही दे रहे हैं, वो ब्लास्ट ही करवा दे रहा है वो दरवाजा। ये बात हकीकत है, लेकिन ये बात आप BCCI को बताएं या सिलेक्शन कमेटी को बताएं कि अब आपको उन लॉन्डो को तो मौका देना पड़ेगा ना, जिनको भूख दिख रही है आपको। आप कब तक आप मौका दोगे एक 32 साल के आदमी को? फिर में वही बात है, राहुल ने कोई बुरी नहीं की। बस हाँ, मेरा यही है कि चाहे अगर आपको राहुल को मौका देना है, नहीं देना है, सरफराज को आप नेक्स्ट मैच में खिलाएंगे या बेंच कराएंगे, बस यही एक मुझे वो लगता है कि यार
प्लेयर के साथ कम्युनिकेट उस बारे में अच्छे से होना चाहिए। प्लेयर को ऐसा ना लगे कि बस यार ठीक है, हो सकता था एक आधा मैच और देख लेते, सडन मुझे ड्रॉप कर दिया, मैं अगले इसमें सीरीज़ में हूँ, स्क्वाड में ही नहीं हूँ अगले सीरीज़ में। ये हो कि बस यार प्लेयर के साथ कम्युनिकेट अच्छा करें कि राहुल हमें नहीं लग रहा है कि आप अप टू द मार्क हैं, आपका फॉर्म ये है खराब। तो राहुल को भी पता होना चाहिए पाजी, अब तो राहुल पता को भी होगा, पता होना चाहिए राहुल, मतलब ऐसा क्या मैं खिलाड़ी हूँ, मुझे पता चले कि यार मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मैंने तो खुद किया लोकल क्रिकेट में, मैं स्टेप डाउन हो गया, खुद दूसरे को खिला दिया कि भाई मेरी नहीं चल रही है अपनी, बढ़िया तू खेल ले। और राहुल उस लेवल पे कहीं ना कहीं हाँ होगा वो। देखो पाजी, मैं ये नहीं, फिर वही बात है, हम लोग ये नहीं कह रहे कि राहुल की वजह से मैच हार गए, ये नहीं कह रहे हैं, पर राहुल के ऊपर जिम्मेदारी तो थी ना उस मौके पे जहाँ आपके ऋषभ आउट हुए, आपके सरफराज, उस टाइम आप पे ये था कि यार अब ना मैं, मेरे घर का ही तो ग्राउंड है, और सबसे बड़ी बात एक इतनी अच्छी पोजीशन पे टीम आ गई है, अब मैं पूरी बैटिंग लाइनअप में आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, किसी को नहीं कर वो सकते, तो एक बैड फेज था। 46 वाला तो सबका ही था, भूल जाओ, 36 थे तो उसके बाद हमने बीजीटी जीती, तो वो हमें बताने की जरूरत नहीं है किसी को भी, जिसे मजाक उड़ानी है, जिसे मजे लेने थोड़ा ले लो, चलो हमारे नाम पे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि ऋषभ पहली इनिंग में अच्छा खेले, दूसरी में अच्छा खेले, सरफराज दूसरी में खेल गए, यशस्वी जायसवाल का आपको मुझे पता है, हालांकि हाँ यंग ब्लड है, सीख रहे हैं आपको, मुझे मतलब अब भाई हालिया में 200 है यार उसका, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, 2-4 परफॉर्मेंसेस खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कप्तान को आप बाहर नहीं निकाल सकते। किंग हमारा परफॉर्म कर रहा है अभी, फिर 70 किंग और रोहित तो अनलग ही रहे, वो है नहीं बाहर, तो आप उंगली तो यही उठाओगे ना कि यार हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमें अपना एक बीच में ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो स्थिरता दिखाए। भाई रोहित विराट तो ऊपर बैठ गए, बीच में भी तो ऐसा चाहिए ना जो सरफराज जैसों के साथ खेल ले, क्योंकि पाजी बेंच पे भी ना ध्रुव जुरेल जैसा टैलेंटेड यंगस्टर बैठा है, क्या यंग, मतलब ऐसा, और मिडिल ऑर्डर का ही प्लेयर है। चलो राहुल तो आप कहते हो टॉप ऑर्डर के हैं, वो मिडिल ऑर्डर का ही प्लेयर है, और मैं मानता हूँ अगर उसे इस वक्त में मौका मिले, शायद अगर मैं सरफराज को भी छोड़ के केएल को भी, ध्रुव जुरेल को भी इस वक्त में मौका मिले और ऋषभ पंत के होते हुए मौका मिले, ध्रुव जुरेल बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। विकेट कीपिंग हटा दो, विकेट कीपिंग देखी कैसी कर रहा था, कल पहली बॉल वो वहाँ पंजा बचाया, एक लेग स्टंप पे कूदा और फंस रही थी बॉल, एज अ विकेट कीपर मुझे मजा आ रहा था कि यार क्या बॉल, वो एक जैसे होता है ना बॉलर के लिए टिम्बर पे लगना, विकेट कीपर की भी जब फंसती है ना बॉल, तो वो एक फील देती है पाजी डाइव मारते हुए, तो वो एक अच्छा था। बिल्कुल पाजी, बिल्कुल। देखते हैं, तो पाजी आप मान रहे हो कि राहुल? पाजी मुझे लगता है कि हाँ, अगर गिल पूरी तरह से फिट हुए, और ये गिल फिट है, टीम में आएंगे, गिल फिट है, अभी टीम के तरफ से कुछ वो आया है? नहीं आया, वो गिल का ये था ना कि उन्होंने क्या कहा था, मैच से स्टार्टिंग होने वाली स्टिफ नेक थी मेरी, अब वो नेक इतनी हो चुकी थी क्योंकि वो काफ़ी बार प्रैक्टिस भी करते हुए दिखे, नॉकिंग वगैरह भी करते, पानी वानी भी लाते हुए दिखे। अगर वो चोटिल होते तो वो 12th मैन तो ना करार, या 13 मैन तो ना होते ना, फिर वो आराम से बैठते। तो मुझे लगता है कि गिल आ जाएंगे, पाजी डेफिनेटली, जैसा रवि शास्त्री ने भी कहा कि भाई किसी को तो वो होना, तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि दिन ज़्यादा नहीं रह गए, 40-45 दिन रह गए, थोड़ा वरीड हूँ लेकिन कंसर्न, हाँ, क्योंकि पाजी जहाँ जहाँ इस विकेट में थोड़ा मूवमेंट और ऑफ द पिच थोड़ा वो दिखाए ना कि ऑकवर्ड बाउंस हुआ है या निप हुई है बॉल, वहाँ हमारे बल्लेबाजों ने विकेट खोए हैं। हाँ, मैं इसीलिए थोड़ा सा अभी परेशान हो गया था कि यार वहाँ बीजीटी आने वाली है, 22 नवंबर को हमारा पहला मैच है, 5 नवंबर को हमारा तीसरे टेस्ट मैच का 5वां दिन होगा, अगर 5वां दिन तक हम जाते हैं न्यूजीलैंड के साथ, उसके बाद टीम फौरन चली जाएगी अगले दिन ही। इंडिया ए तो पहुंच ही गई है, वहाँ खेल ही रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ फिलहाल। इंडिया जाके एक प्रैक्टिस मैच खेलेगा, 4 इंडिया ए के साथ ही खेलेगा 4 दिन का, फिर दूसरा शायद पिंक बॉल टेस्ट मैच है जिसमें इंडिया 2 दिन का प्रैक्टिस मैच खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ ही पिंक बॉल के लिए। तो पाजी मुझे ये है कि जिस तरीके, क्योंकि यशस्वी जायसवाल पहली बार जा रहे हैं पाजी, बाहर का टूर उनका पहला, और पाजी आप इंडिया के टूर या इंडियन आसपास के टूर को आप इग्नोर कर सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के टूर, साउथ अफ्रीका के टूर, ये नहीं आप वो कर सकते। और साउथ अफ्रीका मेंशन करते हो, साउथ अफ्रीका में यशस्वी की फॉर्म खराब थी पाजी, तो मेरे लिए 2-3 लोंडों के लिए जो है चिंताजनक बात, क्योंकि शुभमन गिल ठीक है वो वहीं से फेम हुए थे, लेकिन शुभमन गिल बल्ला फेंकते हैं, आपने भी अगर देखा थोड़ा बैट को अपना बाहर से, उनका एक अपना एक कला है, और वहाँ पे वो थोड़ा ये क्लिंजी सी रहेंगी ये चीज़ें। क्योंकि देखिए हाँ, जो 2019-20 वाली थी वो फर्स्ट सीरीज़ थी, और फर्स्ट सीरीज़ में आप एज अ डेब्यू बैट्समैन
आपके पास ये होता है कि खोने के लिए मेरे कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी पाने के दुनिया लिए है। सब कुछ है, इसलिए सब खेल सब, हाँ, सब नो कुछ। बैगेज वाली बात करते हैं ना, शुभमन गिल खेले, लेकिन अब एक सीजन्ड इंटरनेशनल प्लेयर, एक नामी प्लेयर है, तो वो प्रेशर होगा, वो प्रेशर होगा आपके ऊपर, क्योंकि आपका फेम ही वहां से हुआ। और अब तो ये भी लग रहा है कि अब तो शमी भी नहीं है, तो कौन, शमी पे बहुत बड़ी मतलब ये आ तो रही रोहित शर्मा ने दोबारा बोला कि उनके नी में है। स्वेलिंग और है। लेकिन अब शमी प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं, शमी ने वीडियोस डाले हैं अपने चैनल पे, वो प्रैक्टिस भी करते दिख रहे हैं। अब लेट्स क्रॉस द फिंगर्स के शामी का, क्योंकि पाजी ऐसा तो नहीं है शामी आते ही खेलना शुरू कर देंगे। एटलीस्ट ही नीड्स 2-3 मैचेस डोमेस्टिक, इंटरनेशनल तो कोई मतलब ही नहीं है खेलने का, लेकिन डोमेस्टिक तो खेलने चाहिए ना उन्हें, तभी तो जाके पता चलेगा। तो अभी मेरे लिए चिंताजनक की बात है पाजी। अभी आप यहाँ से क्या देख रहे हो, हम सीरीज में 2-1 है ये पाजी। मुझे लगता है डेफिनेटली इंडिया कम बैक करेगी। रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में यही कहा कि ये जो हमारा 46 है ये टीम को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अब इंग्लैंड के साथ भी 1-0 डाउन थे, फिर 4-1 सीरीज जीते, तो हमें पता है कि हमें कैसे कम बैक करना है, क्या गलतियां सुधारनी है। तो भाजी ये था पहला टेस्ट मैच। इसमें दूसरी पारी में न्यूजीलैंड को 107 रन बनाने थे, उन्होंने लगभग 8 विकेट से मैच जीत लिया। सचिन रविंद्र मैन ऑफ द मैच रहे हैं, होने भी थे। बिल्कुल पाजी। तो ये रहा था पाजी पहला टेस्ट मैच इंडिया बनाम न्यूजीलैंड कोई का। दिक्कत नहीं है, और मैं कल निराश नहीं हूँ। एक दूसरा मजेदार मैच हुआ, वो राइवलरी ना, अरे नहीं है भैया टक्कर में। हम बात कर रहे हैं इमर्जिंग एशिया कप, जिसमें पाकिस्तान शाहीन्स और इंडिया ए का मैच हुआ था। Have you seen that stunning catch ओए होए होए होए। by रमनदीप सिंह आमी KKR? तो KKR के लौंडे खुश हो रहे, लेकिन पाजी उड़ गया वो तो पाकिस्तान के डगआउट के आगे। पाजी वो खैर वो सिचुएशन क्रिएट की अराफात ने, उंगली दिखाई। हाँ, वो अभिषेक शर्मा को दिखा रहा अबे था तू उंगली। बावला है, तुझे पता नहीं है इंटरनेशनल खिलाड़ी है, तेरा करियर खा जाएंगे हम हिंदुस्तानी, तुम पागल आउट होगा हो गया बेटा, फंस गया तू, वरना फंस तो तो गया है, ये लेकिन 250 रन मार देता। बिल्कुल 250 वो कुत्ता कर चढ़ जाता। सबसे बड़ी बात मुझे प्यारी लगी ना उसमें कि अभिषेक ने ना फाउल बहुत कम किया, वरना जिस इंसान का वो चेला है ना वो तो यूं जावे था मुंह में लेके बल्ला, 6 के 6 ही छक्के मारता फिर तेरे बेटे। कुछ नहीं पता चलता, पता नहीं। तो वो पाजी वो अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं हुआ बिल्कुल। जिस तरीके का टूर्नामेंट चल रहा है, इमर्जिंग एशिया कप है, इमर्जिंग का मतलब ये लेकिन पाजी अच्छा नहीं भी हुआ, लेकिन कहीं कहीं देख के लगता है कि यार वो जो इंडिया पाकिस्तान के हम पहले राइवलरी के मसाले के मजा लेते थे ना, वो जो गौतम गंभीर और वो कामरान अकमल, शाहिद अफरीदी, ईशान शर्मा और हरभजन सिंह, शोएब अख्तर, वो जो मजा है ना ऑन द फील्ड, वो एक लगता। उंगली करने का। लेकिन वो जो कैच था ना, कैच तो पाजी डेफिनेटली वो था कि भाई हाईलाइट ऑफ द मैच वो कैच ही था। मैं तो अब 10 साल से देख रहा हूँ, 10 से 15 साल से देख रहा हूँ, 2007-8 से देख रहा हूँ। जब भी पाकिस्तान इंडिया के सामने आता है, कितनी ही कमांडिंग पोजीशन में हो, इंडिया चौक कर ही देता है पाकिस्तान, कैसे भी है, नहीं हो किसी भी तरह की टीम हो हमारी, पता नहीं क्या पाजी, वरना मैच निकाल लिया था पाकिस्तान ने। वो लगभग थोड़ा बहुत करके उन्होंने निकाल लिया था। जिस तरीके से वो बीच में उनकी पार्टनरशिप हुई, मैंने कहा भाई ये निकाल नुकूल ना ले, पिट भी रहा था उस टाइम पे बहुत बढ़िया करके, लेकिन फिर भी बढ़िया हो गया। उसके बाद पाजी पारी खेली तिलक वर्मा ने भी बड़ी, क्योंकि बीच में पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, लेकिन तिलक वर्मा ने भी बहुत अच्छी पारी खेली, छोटी सी ये है तो इमर्जिंग। लेकिन मैं यूँ कह रहा, हमारे तो इमर्जिंग के स्क्वाड के मेंबर ऐसे हैं कि अच्छे अच्छे नेशंस के प्लेइंग 11 में आ जाएं। और ये इमर्जिंग हमारे जो है ना सारे, ये मतलब ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट के सितारे हैं, बेताज बादशाह हैं अपनी अपनी करंट स्टेट्स के लिए। सही बात है। और अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, हैदर अली, हाँ इसका भैया साइम आयूब से पहले यही तो था, हैदर अली और एक वो हैरिस, क्या नाम था वो खेल रहा था, मोहम्मद हैरिस कप्तान है। तो इनके तो ये तो बुड्ढे बुड्ढे खेल रहे थे। मुझे तो लग रहा कि भाई ये तो 4-5 साल से पहले इसमें खेल रहे थे, जब आए थे वर्ल्ड कप खेलने दुबई वाला, तब ये आ गए थे शायद। ये मोहम्मद हैरिस तो उसमें आया था T20 वर्ल्ड कप 2022 वाला, जिसमें पाकिस्तान तब बचाया बुझाया था, इतना कुछ हुआ था ना, वो हमारा हुआ था, हम फंस गए थे, एक मैच हारे थे, क्या हुआ था तो। लेकिन पाजी कल का मैच वो देख के ना रात को नींद फिर सुकून से आई कि यार, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे रात में लग ही गया था कि यार हम टेस्ट मैच तो हार ही गए हैं। तो बस ये था और कुछ नहीं। तो ठीक है पाजी, अपना मज़ा आ गया, अपना दिन अच्छा निकल गया। कोई और आपके पास खबर हो तो बताओ। ये में जो निराश वाला चेहरा है ना, दूसरे टेस्ट में बताऊंगा तो मैं सालो। बिल्कुल पाजी, खबर तो कुछ नहीं है उधर। मुबारकबाद भैया, पाकिस्तान फाइनली अपने घर पे, फाइनली कौन से दिन, 9वें दिन डे 9 पे फाइनली मैच जीत गई। और मुझे ये खबर एक और आई, अब पता नहीं वो क्या था, ऑफिशियल खबर थी शायद वो,
कि तीसरा मैच भी मुल्तान में हो रहा है पाजी, दोबारा तिबारा। हाँ मतलब तिबारा तो ठीक है, उसी पिच पे करा देंगे। हाँ ये भी हो सकता है कि उसी पिच पे चलो, और अगर लेकिन तीसरा मैच रावलपिंडी में भी हो रहा है तो वो तो पाकिस्तान वालों को कह देना चाहिए, अरे ग्राउंड्समैन लोकल के प्लेयर बुला लो, मैच शुरू करवा दो वहाँ। हाँ मतलब ठेका उठाया है क्या जो रूट और इन सब के रिकॉर्ड बनवाने का, इनकी शतक बनवाने का, मतलब इतने सारे, ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी चलो मुबारकबाद पाकिस्तान को। चलो आगे पाजी, तो यही था आज के एपिसोड में पाजी बात करने को। इंडिया न्यूजीलैंड तो हमारा मेन कंसर्न था ही पाजी, बस अभी यही टेंशन है मुझे, यही हो रही है क्योंकि एज अ राइट बॉल क्रिकेट फैन बीजीटी क्योंकि पाजी मैं 5-0 देख रहा था, अब तो 5-0 हो ही नहीं सकता, 4-1 हो सकता है अगर हो सकता है तो। और अब टेंशन बढ़ती। देखो पाजी देख वही ना कि पास्ट में तो आप चाहे कितने भी फॉरेन टूर जीते हो, लेकिन फॉरेन टूर वो आप ऑस्ट्रेलिया जब भी जाओगे, ऑस्ट्रेलिया क्या मतलब हाँ जिस भी कंट्री में जाओगे फॉरेन टूर ही होता है वो, मतलब मायने नहीं रखता है। अजी फॉरेन टूर में आप वो भी मेंशन कर दो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड सेना कंट्रीज। हाँ सेना कंट्री, मतलब आप यहाँ जब जाते हो ना पाजी, हम भले ही पिछली 2 बीजीटी जीत के आए जीतते हो, पर जब 5 जीत चुके हों, छठी बार भी जाएंगे ना हमारी फटी पड़ी होगी, क्योंकि ऐसा है ना पाजी, ऑस्ट्रेलिया है यार, शुरुआत से हमारे दिमाग में आता था कि यार ये टीम तो फाइनल में मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया तो मिलेगी, बताओ दूसरी कौन सी मिलेगी, तो ऑस्ट्रेलिया का वैसा हो रहा है। तो भैया ये था आज के एपिसोड में, हमने बात करी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट मैच में, जिसमें न्यूजीलैंड 36 साल बाद भारत की धरती पर टेस्ट मैच जीता है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ न्यूजीलैंड के फैंस को, बधाइयाँ। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड भी पसंद आया होगा, इसी तरह हमें ढेर सारा प्यार देते रहो यार, ऐसा ना करो, देखते रहे हमारे प्यारे प्यारे एपिसोड्स, और जल्दी ही मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय हिंद। वी विल बी बैक। जय हिंद फॉर श्योर।